हाँ जी बच्चों, सो वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मार्कर लेने चला गया था मैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में भैया हम लोगों का चल रहा था अनलॉफुल, और अनलॉफुल में हम लोग चल रहे थे पब्लिक पॉलिसी। अब उसी में और पॉइंट्स हैं सर। एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, तो ये सब बेटा अनलॉफुल माने जाएंगे, और जैसे ही अनलॉफुल माने जाएंगे वॉइड होंगे। तो पहला है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। पहले मैरिज है, सॉरी, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अगला पॉइंट है सर जी। शादी से रोकने का एग्रीमेंट वॉइड होता है। अगर दो लोग शादी करना चाहते हैं, ठीक है, और वो मेजर है, मतलब शादी वाली एज हो गई है सर, हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर मैरिज। तो मुझसे ज्यादा तो बेटा ये आपको पता होगी, है ना, कि बॉयज के केस में 21 और गर्ल्स के केस में 18 इयर्स के बाद शादी की जा सकती है। उससे पहले करोगे तो बाल विवाह माना जाएगा, जेल होगी भाई। अगर एलिजिबिलिटी ऑफ मैरिज की एज है, ओके, नाउ ए और बी ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, और इन दोनों की एज भी हो चुकी है शादी वाली। अब बी के अब्बा नहीं मान रहे हैं, और उन्होंने ए से एग्रीमेंट कर लिया, तो भाई चुप हो जाओ ना, ये ना चुप होंगे बच्चों। ये हमारे देश की वाइब्रेंट डेमोग्राफी है। रोड खाली भी है तो भी हॉर्न बजाए रहो, बजाए रहो। एनीवे, तो बी के अब्बा इस शादी को नहीं मानने को तैयार हैं। ए से उन्होंने 5 लाख रुपया देकर एग्रीमेंट कर लिया दैट ही विल नॉट मैरी बी। अब्बा ऑफ बी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद ए by giving 5 lakh rupees to A that A will not marry to B। ए ने लिख कर दिया कि मैं अपने पूरे होशो हवास में बिना जोर जबरदस्ती, बिना दबाव के, अपनी स्वतंत्र इच्छा से ये एग्री करता हूं कि मैं बी से शादी नहीं करूंगा। सो दिस इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ। रिस्ट्रेंट का मतलब है रोकना, मैरिज, प्रोवाइडेड दोनों तैयार हो। देखो, बी इज नॉट रेडी टू मैरी ए, फिर तो कोई बात ही नहीं है ना, लेकिन दोनों तैयार हैं, दोनों का उम्र शादी का हो चुका है, तो दुनिया की कोई भी ताकत इनको शादी करने से रोक नहीं सकती। एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ पीपल हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ मैरिज इज वॉइड। ये गलत है, बाइंडिंग नहीं है। ये 5 लाख रुपए के बावजूद ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, एंड ए कैन स्टिल मैरी विद बी। अब्बा रोक नहीं सकते। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को भड़का नहीं रहा बेटा, आई एम जस्ट टेलिंग यू द लीगल पोजीशन। सर रूल्स की बात कर रहा हूं सर, ये हिंदू है सर, मैं हिंदू मुस्लिम में पढ़ता नहीं हूं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए ये मुस्लिम है, आपको कोई प्रॉब्लम है? ये दोनों शादी करना चाहते हैं, तो बेटा अब इसके अब्बा को ऐतराज है, या इसके अब्बा को, किसी के भी हो सके है, तो ये जो है ना एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, शादी से रोकने का एग्रीमेंट वॉइड है, रोक नहीं सकते। कानून ऐसी सिचुएशन बना रहा, आप देख रहे हो जी। मतलब मैं बेटा भड़का नहीं रहा हूं आपको, लेकिन रूल्स ऐसे हैं। पर बेटा आप लोग भी समझदार हो, फिर भी जब इतनी बात हुई है तो मैं आपको कह दूं, एक बार कहने का मेरा फर्ज बनता है कि पेरेंट्स जो हैं हमारे, वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं।
उन्होंने इस दुनिया को हमसे ज़्यादा देखा है, समझा है, तो दे कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स वेल। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारी चीज़ें अंधी होती हैं, इनमें से एक ये भी आइटम है। ये जो ए और बी दोनों शादी करना चाहते थे, तो ये कई बार जो इनके बीच में वो अंधा होता है, क्या कहते हैं मैं भूल जाता हूँ। तो हमको ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, सब गड़बड़ है ये मामला। एनीवे, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल एंड द लीगल पोजीशन, उसको उससे ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है बच्चों एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। मतलब अगर दो लोग एग्री किए हैं, ए एंड बी एग्रीज दैट ए विल नॉट कैरी ऑन सर्टेन बिजनेस, तो ये एग्रीमेंट कैसा है बच्चों? इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। रिस्ट्रेंट माने रोकना, तो कानून कहता है रोकने का नहीं, टोकने का नहीं। कोई बंदा व्यापार कर रहा है तो उस पर रोकने का नहीं, अर्थात वो कर सकता है। देखो, वी आर लिविंग इन फ्री इंडिया, हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो वी आर स्वतंत्र, वी आर इंडिपेंडेंट, हम आजाद हैं कुछ भी काम करने को, प्रोवाइडेड वो इलीगल ना हो। सर, अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो और वो अनलॉफुल नहीं है तो आप करो ना, कौन मना करता है? सर जी, कल को अभी आप लोग सीए कर रहे हो, फिर आपका सीए कंप्लीट हो गया। अब देखो व्हाट आर दी ऑप्शंस। एक, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना ऑफिस खोल लो, क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करो, उनसे फीस लो। दूसरा, आप जॉब कर लो, सर्विस कर लो कहीं पे, किसी एमएनसी में, अच्छी सी कंपनी में, किसी अच्छी जगह चले जाओ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, है ना। सर, सीएस की ज़्यादातर जॉब ऐसी जगह पे ज़्यादा अच्छी है, वहाँ निकल लो, बढ़िया। ओवरसीज भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं, आप यूएसए चले जाओ, हांगकांग चले जाओ, दुबई चले जाओ, बहुत कुछ है, सिंगापुर है, सो एनी कंट्रीज आर रिकॉग्नाइजिंग आवर डिग्री, तो वहां पे भी आपको जॉब मिल जाएगी। वेरी गुड। सर जी, और क्या कर सकते हैं? जॉब कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी आपके मन में आ रहा है कोचिंग पढ़ा सकते हैं, दैट्स ट्रू, आप करो, कौन मना करता है? अब बच्चों, अगर मैं आपसे एग्रीमेंट कर लूं कि कल को आप जब सीए बन जाओगे तो आप बरेली में ना सीए की कोचिंग नहीं खोलोगे, क्योंकि देखो आप ये काम करोगे तो मेरे पे धंधे पे फर्क पड़ेगा जी, सबसे ज्यादा नुकसान मेरे को होगा जी। तो मैंने आपसे एग्रीमेंट कर लिया, कब करा? जब आप मेरे पास फाउंडेशन पढ़ने आए। एक मिनट एग्जाम्पल मान लो, मुझे मालूम है आप साइन नहीं करोगे ऐसी बात पे, एक मिनट मान लो, एक बच्चा आया कह रहा सर फाउंडेशन पढ़ा दो, हमने की पढ़ा देंगे बेटा, एक शर्त है कि सीए बनने के बाद तुम सीए की कोचिंग बरेली में नहीं चलाओगे। बोला ठीक है सर जी, नहीं करेंगे। एक मिनट को मान लो यार, मान गया, और मैंने उससे लिखवा दिया, उसने मेरे को लिख के दे दिया कि वो सीए बनने के बाद में बरेली में सीए की कोचिंग नहीं खोलेगा। नाउ दिस इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। सर, मैं आपको कोई व्यापार करने से नहीं रोक सकता। इफ यू वांट टू हैव ए बिजनेस, इफ यू वांट टू कंटिन्यू सम बिजनेस एंड इट इज नॉट अनलॉफुल, तो आई एम नोबडी टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट। आपकी मर्जी है बेटा, आप करो, कौन मना करता है? आप खोलो, नो प्रॉब्लम, मेरे पास रोकने का कोई हक नहीं है। और वो जो मैंने आपसे एग्रीमेंट किया था वो वॉइड है, बिकॉज दैट इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो बच्चों, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, पर्सन इज रिस्ट्रेंट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस इज वॉइड। लेकिन इस रूल के एक्सेप्शंस हैं मित्रों। एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि इन फॉलोइंग केसेस, इन
following cases the contract will be a valid contract. तभी तो exception हुआ. नंबर 1, sale of goodwill. ठीक है सर. if somebody sells his goodwill, अगर कोई व्यक्ति अपनी गुडविल बेचता है and agrees with the buyer to refrain, मतलब नहीं करेगा similar business within local limits, so long as buyer उस बिजनेस को करता है तो वो वैलिड होगा. तो सेल ऑफ गुडविल बच्चों, सेलर एग्रीज विद बायर कि वो सिमिलर बिजनेस और लोकल लिमिट्स में नहीं करेगा और ये एग्रीमेंट वैलिड है. सर ठीक है, नहीं मैंने आपको गुडविल बेची, गुडविल का पैसा ले लिया, तो फिर मेरे को वो बिजनेस बंद करना पड़ेगा. और अब जो एग्रीमेंट हुआ है दैट इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. आपने मुझसे एग्री किया कि सर अब आप नहीं करोगे, तो दैट इज ए वैलिड एग्रीमेंट. सर गुडविल इज एडवांटेज ऑन अकाउंट ऑफ पब्लिक पैट्रोनेज, एनकरेजमेंट फ्रॉम कस्टमर्स एसेट्रा. अगला पैरा, अंडर सेक्शन 36 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. सर पार्टनरशिप में भी जब कोई पार्टनर रिटायर हुआ, आउट गोइंग पार्टनर, और वो अपनी गुडविल के पैसे लेके जाएगा विद कंटिन्यू दैट ही विल नॉट कैरी ऑन, और बच्चों ही एग्रीज नॉट टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, नॉट टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस इन लोकल लिमिट्स, तो ये एग्रीमेंट भी वैलिड होगा. तो ये भी वैलिड होगा. और सर एक और है, सर्विस एग्रीमेंट. सर्विस एग्रीमेंट में एम्प्लॉय ने एग्री किया है, एम्प्लॉय एग्रीज नॉट टू कंपीट, मतलब वो कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा ड्यूरिंग टर्म ऑफ एग्रीमेंट. ड्यूरिंग टर्म ऑफ एग्रीमेंट, तो ये एग्रीमेंट भी बच्चों वैलिड होगा. यहां लिखा है कि ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं है, मतलब वैलिड है. तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं बच्चों. देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को लॉफुल ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस करने से रोक नहीं सकता. मैं बच्चों आपसे यह नहीं कह सकता कि आप सीए बनने के बाद कोचिंग मत पढ़ाना. आप पढ़ाना चाहो जरूर पढ़ाना, मैं नहीं रोक सकता. तो मैं कहता भी नहीं किसी से, मैं क्यों कहूं बेटा, अधिकार ही नहीं है मुझ पे, और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है आपके चलने से. आप कोई काम करोगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा जी, सच्ची बात है जी. तो a person cannot restrain the other person from carrying on a legal business. However, this has 3 exceptions. Number 1, sale of goodwill. Number 2, outgoing partner from a partnership form. Number 3, service agreement. तो जब कोई बंदा गुडविल बेच रहा है, ठीक है, अब बायर को बेटा तभी फायदा होगा जब सेलर उस व्यापार को ना करे. तो बायर जनरली एग्रीज एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुडविल विद द सेलर ऑफ द गुडविल दैट ही विल नॉट कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस विद इन लोकल लिमिट्स, and that is a valid agreement. Outgoing partner and remaining partners agree that outgoing partner will not carry on a competing business, that is a valid agreement. और बच्चों, अगर मान लीजिए किसी ने किसी को जॉब पे रखा है, तो जब तक वो जॉब में है, सर्विस में है, तब तक एम्प्लॉयर को कंपीट नहीं करेगा. यह भी एक वैलिड एग्रीमेंट है. एग्जाम्पल देखिए, बी एक फिजिशियन और सर्जन है, और उसने ए को एज असिस्टेंट रखा है फॉर 3 years, और ए ये एग्री करता है कि इन 3 वर्षों तक वह अपनी प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो ये वैलिड एग्रीमेंट है. क्यों? क्योंकि सर फिर तो वो उसी के पेशेंट्स को गड़बड़ करेगा ना, तो ये नहीं, ये ना छोड़ में. ऐसे
एन एग्रीमेंट बाय मैन्युफैक्चरर टू सेल ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड एंटायर प्रोडक्शन टू ए होलसेल मर्चेंट, जितना प्रोडक्शन होगा सब एक ही आदमी को बेचेंगे, तो ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड थोड़ी है, वैलिड है। एग्रीमेंट अमंग सेलर ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी नॉट टू सेल फॉर लेस देन ए फिक्स प्राइस, ये भी इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं है, हालांकि मोनोपोली में चला जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें। तो बच्चों कुछ एक्सेप्शंस हैं और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इस प्रकार से कोई भी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ठीक है, इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, और बच्चों एक और है इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, वॉइड है। देखो शादी वाले रूल में कोई एक्सेप्शन नहीं था, ओहो, लेकिन इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में एक्सेप्शंस थे, और बच्चों इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स भी वॉइड है, ये एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। इसमें क्या होता है, रोकना तो है ही, और लीगल प्रोसीडिंग्स का मतलब कानूनी कार्यवाही। सर एन एग्रीमेंट वेयर a person surrenders his legal rights is in restraint of legal proceedings and void। सर एक बंदा ना बीमार हुआ, बीमार होने के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है, और जो उसके अटेंडेंट्स थे, उसके घर वाले थे, उनसे कहा लिख के दो कि इन केस समथिंग हैपन्स टू आवर पेशेंट, द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल इन एनी मैनर। और उसके जो घर वाले उनसे कह रहे हैं साइन करो। तो सर दिस इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, यू आर स्नैचिंग देयर लीगल राइट्स। सर हम किसी के कानूनी अधिकार नहीं छीन सकते इस तरह से, और जो व्यक्ति है उसको कानून अधिकार दे रहा है कि उसका लीगल राइट है, और वो कह रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल और डॉक्टर किसी भी हाल में जिम्मेदार नहीं होंगे। अब इन लोगों ने उस बंदे का ऑपरेशन किया बच्चों, और उसके स्टमक में, उसके पेट में घड़ी छोड़ दी, और वो घड़ी भी ऐसी है थोड़ी थोड़ी देर में आवाज करती है ओम मंगलम भगवान विष्णु। वाह, तो दिस इज केयरलेसनेस ऑफ द हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर्स। सर दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। अब वो ये डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट वॉइड है, क्यों? इट इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, आपने उसके कानूनी अधिकारी छीन लिए। सर ऐसा थोड़ी होता है, तो ये गलत है। एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इज द वन by which one party is restricted from enforcing his rights under a contract through a court। One party is restricted, एक पार्टी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वह अपने लीगल राइट्स कोर्ट के थ्रू एनफोर्स नहीं करेगी, या उसका पीरियड कम कर दिया। तो बच्चों मतलब किसी भी मैनर में अगर हम एक पार्टी के लीगल राइट्स को रिड्यूस कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। और सर इसके एक्सेप्शंस ये हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में हम सबमिट करते हैं, एक्सेप्शन आर्बिट्रेशन, तो वो वैलिड होगा। सर दोनों पे एक ही बात लिखी हुई है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन इज ए प्रोसेस, आर्बिट्रेशन एक्ट 2000, आर्बिट्रेशन इज ए प्रोसेस जिसमें जो पार्टीज है डिस्प्यूट है, दे एग्री
that they will get it settled outside the court. मतलब मान लो पार्टनर्स हैं और पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, उसी एग्रीमेंट में उन्होंने लिख लिया कि अगर कल को कोई डिस्प्यूट होता है हमारे आपस में तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि हम एक थर्ड पर्सन के पास में फॉर द पर्पज ऑफ आर्बिट्रेशन जाएंगे और वो थर्ड पर्सन जो डिसाइड करेगा वो मान लेंगे। तो ये आर्बिट्रेशन होता है बच्चों। और अब देखो पार्टीज ने अपने राइट छोड़े ना कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो रेस्ट्रेंट और लीगल प्रोसीडिंग हो गया, लेकिन वैलिड है। आर्बिट्रेशन एक्ट 2000 के अंतर्गत ये एग्रीमेंट वैलिड माना गया है। तो ये बस एक एक्सेप्शन है कि लीगल प्रोसीडिंग्स में अगर वो आर्बिट्रेशन में जाते हैं, आर्बिट्रेशन मतलब आउटसाइड द कोर्ट थर्ड पार्टी से एग्री कराते हैं, तो देखो लीगल राइट्स तो छोड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल दैट एग्रीमेंट इज वैलिड। ये एक्सेप्शन है का बस। दोनों पॉइंट में बेटा एक ही बात लिखी है, परेशान नहीं होना। अच्छा, अब देखिए एक और है, अनलॉफुल नहीं है ये अलग है, और दिस इज एग्रीमेंट मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। तो अगर किसी एग्रीमेंट का मीनिंग अनसर्टेन है तो वो एग्रीमेंट सच एग्रीमेंट इज वॉइड। क्यों? क्योंकि बेटा उसका मीनिंग अनसर्टेन है, हमको उसका मीनिंग ही नहीं समझ आ रहा है, तो उसको हम वॉइड मानेंगे। वॉइड सर एन एग्रीमेंट जो कि वेग है, वेग मतलब हवा में, अनसर्टेन, समझ में ही नहीं आ रहा क्या है, तो वो वॉइड है, कुछ नहीं, पगलौटी है। सर पगलौटी ना एक्चुअली इट्स ए न्यू वर्ड फॉर यू मे बी, तो हमारे मित्र ने हमको सिखाया, और मतलब फालतू की बात है, तो ही सेज कि यार ये पगलौटी फैला रहा है, ठीक है, आप लोग प्लीज इसको यहीं रखें। एंड दैट फ्रेंड इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज ए वेरी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके। एनीवे, तो एन एग्रीमेंट वेयर द मीनिंग इज अनसर्टेन इज वॉइड, जिसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, वो एग्रीमेंट नहीं है, बकवास है। हाँ पगलौटी कहता है, वो वाइड है बच्चों, राइट। सर एग्जांपल याद है कोई पुराना वाला? क्या था? A agrees to sell 100 ton of oil to B। अब बेटा इस एग्रीमेंट से ये पता लग रहा है कि ये कौन सा ऑयल बेचा है। सर इट मे बी मस्टर्ड ऑयल, इट मे बी पेट्रोल भी ऑयल ही होता है एक प्रकार का। सर इट मे बी मेंथा ऑयल, वो भी ऑयल होता है। इट मे बी कोकोनट ऑयल, इट मे बी एनी अदर ऑयल, 1000 तरीके के ऑयल होते हैं यार, मोबिल ऑयल भी होता है। तो ये वैलिड नहीं है, ये वाइड है बच्चों, क्योंकि इसमें सर्टेनिटी जैसी चीज जो है वो मिसिंग है, वो ना दिख रही मेरे को। तो क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है तो दिस एग्रीमेंट इज सिंपली वाइड, यो वाइड माना जाएगा। लेकिन बच्चों इस एग्जांपल में इफ ए इज ए ट्रेडर ऑफ कोकोनट ऑयल ओनली, ए सिर्फ कोकोनट ऑयल बेचता है और कुछ बेचता ही नहीं है, और अब उसने 100 टन ऑयल बेचा, बोलो अभी तो समझ आ रहे ना। तो ये वाला एग्रीमेंट इस सिचुएशन में वैलिड हो जाएगा। तो यो खेल है बच्चों वैलिड इनवैलिड का। क्या लिखा बेटा? तो मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, एन एग्रीमेंट मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन इज वॉइड, बट मीनिंग इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। लेकिन अगर मीनिंग निकाला जा सकता है तो वो एग्रीमेंट वैलिड मानेंगे। ए एग्रीज टू सेल 100 ton of oil, तो there is nothing to show what kind of oil, तो agreement is void. But agreement would be valid if A is dealer
ऑफ कोकोनट ऑयल ओनली। ओ, तो आप देखिए इन्होंने पूरा का पूरा हमारा एग्जाम्पल चुरा लिया। तो गंदी बात है बच्चों, ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए इनको। एनीवे, ये स्टडी मॉड्यूल का एग्जाम्पल है बेटा। माय असाइनमेंट्स आर स्टडी मॉड्यूल बेस्ड। चल, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था ना बच्चों, कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसका मतलब ही नहीं पता लग रहा, तो बेटा फिर आप खुद ही बताओ ना, कॉन्ट्रैक्ट कैसे वैलिड होगा? कोर्ट क्या चीज एनफोर्स करेगा? जिसका मीनिंग ही नहीं क्लियर है उसमें एनफोर्स क्या करेंगे? वो हवा में हो गया, पगलौटी हो गई, हो जाने दो उसको। अगला है देखो वेजरिंग। सर जी वॉइड है, इसमें कोई शक नहीं है। अनलॉफुल भी माना जाता है इसको, इसमें भी कोई शक नहीं है। और सर इसको वेजरिंग पढ़ेंगे। वेगरिंग मत पढ़ना, बैगिंग कैसा लग रहा है, भीख मांगने जैसा। इट इज वेजरिंग। वेजरिंग का मतलब होता है, देखो जी, सट्टा खेलना, सट्टा लगाना, जुआ खेलना, शर्त लगाना और ऐसा ही कुछ और सिमिलर करना। मतलब सर एग्रीमेंट टू पे मनी, टू पे और रिसीव मनी, अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ समथिंग, parties have no interest in the event. तो बच्चों फिर क्या एग्रीमेंट है? ये तो जुआ खेल रहे हो आप। सर मैं आप सबको 500 रुपए दूंगा, एग्जाम्पल है, अगर आज बारिश होगी तो, और नहीं होगी तो आप सब मुझे दोगे, ऐसा मान लो शर्त लगाया आपने। तो देखो दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे मनी या रिसीव मनी ऑन हैपनिंग ऑफ बारिश या नॉन हैपनिंग ऑफ बारिश। और बारिश पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप करा सकते हो या मैं करा सकता हूं, कोई नहीं करा सकता बच्चों। तो बेटा ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम शर्त लगा रहे हैं। मतलब एक प्रकार से वेजरिंग है ये, सट्टा लगाना। क्रिकेट पे लोग लगाते हैं कि अगली बॉल पे ये 6 मारेगा, अगली बॉल पे आउट हो जाएगा। एक एक बॉल का सट्टा लगता है बच्चों। इस तरीके का सट्टा लगाना भी वेजरिंग है। वॉइड है, इलीगल भी है, जेल भी जाओगे पकड़े गए तो। जुआ खेला है कभी? कैसी बातें कर रहा हूं सर? होली पे, दिवाली पे, रक्षाबंधन पे, कौन से त्योहार पे होता है हमें नहीं पता, हमने नहीं खेला बेटा। बेटा वेजरिंग है, अनलॉफुल भी है। कभी पकड़े जाते हैं ये लोग तो पुलिस ले जाती है उठा के, बराबर है ना? तो वेजरिंग यानी अनलॉफुल और यानी वॉइड, इसमें कोई शक नहीं। अब व्हाट इज वेजरिंग एंड व्हाट इज नॉट वेजरिंग? तो देखो जब पार्टीज का किसी घटना में इंटरेस्ट होगा तो वो वेजरिंग नहीं है। अगर पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जो एक दूसरे से कोई भी एग्रीमेंट या शर्त लगाई है उन्होंने, और उसमें दे आर इंटरेस्टेड, तो दैट इज नॉट वेजरिंग। सपोज करिए मैंने कहा, फिर एग्जांपल है बच्चों, कि अगर कोई बच्चा लॉ में 90 से ज्यादा मार्क्स लाएगा तो मैं उसको 5,000 रुपए कैश प्राइज दूंगा। लॉ के पेपर में 90 से ज्यादा मार्क्स लाने पे 5,000 का कैश प्राइज दूंगा मैं। ये एग्जांपल है। अब देखो ये भी मनी का है, हैपनिंग ऑफ इवेंट पर है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है।
परंतु आपके कंट्रोल में, एंड वी बोथ आर इंटरेस्टेड इन दिस। अरे भैया इसीलिए तो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यह वेजरिंग नहीं है सर, इसमें हारने और जीतने की बात नहीं हो रही है। वेजरिंग में एक पार्टी हारेगी, एक पार्टी जीतेगी, हार जीत होगी, एक हारेगा एक जीतेगा। सर कौन बनेगा रोडपति, आपने देखा होगा, ये वेजरिंग नहीं है, बंदा हारता नहीं है। हाँ, जीती हुई अमाउंट में से हार सकता है, परंतु उसे अपने पास से कुछ नहीं देना है। मैंने अभी एग्जांपल दिया, आप 90 प्लस मार्क्स लाओगे तो मैं 5,000 रुपए कैश प्राइज दूंगा। बच्चों एग्जांपल था, लेकिन 1 मिनट को मानो सच है। बेटा अब आपके 90 प्लस मार्क्स आ गए, आपने 99 ले आए, अब मैंने आपको 5,000 रुपए देने हैं, ठीक है? तो ये बताओ मैं हार गया, आप तो जीते 5,000, ठीक है? सर दिस इज नॉट विन और लूज। आपके अच्छे मार्क्स आए तो मैं हारा कहां यार, मुझे खुशी नहीं होगी, मुझे भी तो अच्छा लगेगा। भाई ये अवार्ड है, ये प्राइज मनी है, इट इज नॉट वेजरिंग। इसमें वेजरिंग कहां से आ गई भैया? वेजरिंग होती है जब आप भी हारो मैं भी हारूं, आप हारो मैं जीतूं, आप जीतो मैं हारूं, वो होती है वेजरिंग। जब लोग पत्ते खेलते हैं, सर लोग लूडो वगैरह पे भी पैसे लगा लेते हैं, मैंने सुना। ये सब वेजरिंग है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड है। दोस्त से शरत लगा लो कुछ भी बात पे, जीत जाओ वेरी गुड, उससे पैसे मांगना, हार जाओ तो उसे लॉ पढ़ाना कि यार देखिए तू वॉइड है, वेजरिंग है ये, मैं तो पैसे नहीं दूंगा। कौन से दोस्त से करोगे? उस दोस्त से कर सकते हो जो सीए नहीं कर रहा हो, जो सीए कर रहा हो उसे मालूम है लॉ क्या है। चलो, तो ये बच्चों वेजरिंग एग्रीमेंट है, और वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड। पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ सर्टेन इवेंट, जो अनसर्टेन है। एसेंस इज विन और लूज डिपेंडिंग ऑन द वे इवेंट्स टेक्स प्लेस। और बच्चों 5,000 50,000 रुपए देगा, बारिश हुई तो नहीं हुई तो देगा। अरे वाह, बढ़िया शरत लगाते हो। तो बच्चों ये सब वेजरिंग है और वॉइड है। नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन सिमिलर टू वेजर। तो ये बेटा थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, पोर्शन थोड़ा सा ये ट्रांजेक्शन सिमिलर टू वेजरिंग, आप इसको पढ़ के देखिएगा, जो नहीं समझ में आए मुझे बताइएगा, वी विल डिस्कस, राइट? तो आज इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात अब हमारी होगी कल, और इसको कल हम लोग यूनिट 3 को डेफिनेटली फिनिश कर लेंगे। ये लास्ट स्टेज पर है सर, ये काफी बड़ा यूनिट था, यूनिट 1 भी बहुत बड़ा था, अब 4, 5, 6 छोटे छोटे, तो अब कॉन्ट्रैक्ट तेजी से चलेगा और जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात कल होगी बच्चों, तब तक के लिए नमस्ते।